नमस्कार दोस्तों, 16 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट के संबंधित कोई टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए या उसका डिस्कशन वीडियो पाने के लिए यूपीएससी मैनिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया अपडेट आप तक पहुँच सके। तो देखिए, आज का हम न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। 2 इंडियन हाई कमीशन स्टाफ एब्डक्टेड रिलीज्ड बाई पाकिस्तान। तो देखिए, जैसे सामान्य देशों में कोई भी दूसरा देश में है तो भारत के वहाँ पर एम्बेसडर होते हैं, लेकिन चूंकि कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है हम, तो कॉमनवेल्थ नेशंस में जो भी होता है कि एक दूसरे जो भी देश कॉमनवेल्थ नेशंस के समूह में आते हैं उनमें एक दूसरे देश के एम्बेसडर नहीं होते बल्कि हाई कमिश्नर उनको बोला जाता है। तो पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर होंगे, ये भी चीज़ जान लीजिए। तो अभी क्या हुआ है, इंडियन हाई कमीशन जो वहाँ पर है उसके 2 स्टाफ को एब्डक्ट किया गया, पकड़ा गया पाकिस्तान पुलिस फोर्सेस द्वारा, और उनको जो है उनके साथ मतलब गलत व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया पुलिस कस्टडी में। तो क्या हुआ, थोड़ा हम घटनाक्रम देखेंगे। तो जब उरी अटैक हुआ था उसके बाद देखें, चूँकि भारत पाकिस्तान संबंधों में हमेशा से तल्खी रही है, आप जानते ही होंगे। तो उरी अटैक हुआ तो उसके बाद भी जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर इंडिया में है उसके ड्राइवर के साथ को जो है मतलब इंडियन पुलिस फोर्सेज ने क्वेरी की थी, जानकारी की थी, उनको पुलिस कस्टडी में भी रखा था संदेह की नज़र से। और देखिए, कुछ तो सच बात भी है। अभी देखिए, आप कुछ दिन पहले न्यूज़ आप पढ़ ही रहे होंगे, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि 2 जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है इंडिया में, वहाँ के 2 स्टाफ जो है वो स्पाइंग कर रहे थे, वहाँ पे खोजबीन संबंधी कुछ जानकारी पाकिस्तान में भेज रहे थे, तो उनको वह पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया गया था। तो उसके प्रत्युत्तर में भी कहा जा सकता है ये चीज़ घटना हुई है। 12 डे कंप्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई एज केसेस स्पाइक्स। तो चेन्नई में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जान ही रहेंगे आप। तो 12 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन होने की बात की जा रही है, यहाँ पे लागू किया जाएगा। अगली न्यूज़ है, नेपाल मूव ऑन अल्टरिंग मैप इज़ यूनिलैटरल टॉक्स डिफिकल्ट नाउ। तो जैसे नेपाल में देखना आप हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह जो है नेपाल ने नया मानचित्र जारी किया, जिसमें लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया धूरा, ये सारी जगह जो हैं उनको नेपाल ने अपने मानचित्र में दिखाया है, जबकि ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो अभी उसको उसने संवैधानिक दर्जा दे दिया है। तो वही चीज़ बता रहे हैं, उसमें बताया भी गया है, जो हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने कहा है, नेपाल से हमारा केवल पॉलिटिकल रिलेशन या जोग्राफिकल रिलेशन नहीं है, बल्कि हमारा रोटी बेटी व्यवहार का रिलेशन है। रोटी बेटी मतलब रोटी क्या है, यानी खान पान, हमारा इंटर डाइनिंग करते हैं। बेटी मतलब हमारा सोशियोलॉजिकल टर्म होता है, जैसे ये एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, यानी कि रिलेशन, यानी कि हमारी शादियाँ यहाँ से नेपाल से होती हैं, ये सी चीज़ व्यवहार, यानी कि हमारा एक डीप रिलेशन है, ये चीज़ बताया जा रहा है इसमें। लेकिन जो है अभी जो आया है, बता रहे हैं कि जो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इससे बातचीत में, वार्तालाप में मुश्किल आएगी, ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज़ है, मिनिस्टर टर्न्स लेबरर टू हेल्प नेबर। तो ये नागालैंड मिजोरम के एक मिनिस्टर हैं, आप फोटो में जो देख रहे हैं, इन्होंने जो है काफ़ी डोनेशन भी दी इस लॉकडाउन के दौरान, और ये लेबर के तौर पे भी कार्य कर रहे हैं। आप फोटो में देख रहे होंगे जो भी घर बनवा रहे हैं। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि अच्छा उदाहरण, अच्छा मिसाल पेश कर रहे हैं। इंडिया चाइना मिलिट्री कमांडर्स होल्ड टॉक्स। तो जो है अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत चीन सीमा है, तो वहाँ पर आप जान ही रहे होंगे कि 4 जगहों पे लगभग जो है स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसके बाद वार्तालाप चल रहा है। तो उसको बताया जा रहा है कि वहाँ पर वार्तालाप आगे चल रहा है। ये लोकल न्यूज़ है। अभी एक न्यूज़ देखिए, एक्ट अगेंस्ट गार्बेज डंपिंग एनजीटी टेल्स हरियाणा। तो हरियाणा को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बताया है, निर्देश दिया है कि जो गार्बेज डंपिंग पे के संबंध में एक कानून लाइए, ताकि जो भी कुछ कूड़ा कचरा है ऐसे ही खुले में ना फेंक दिया जाए, फिर इसको कूड़ों का पहाड़ ना हो, बल्कि इसको प्रॉपर डिस्पोजल का तरीका हो, और जो है जो आपका लिक्विड वेस्ट अलग, सॉलिड वेस्ट अलग, वो उसमें सड़न गलन ना पैदा हो, प्रदूषित ना करे, इसलिए एक प्रॉपर एक एक्ट लाओ। तो एनजीटी क्या हम बात करेंगे, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये एनजीटी एक्ट 2010 के तहत लाया गया था। वर्तमान में एनजीटी के चेयरमैन कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। और एनजीटी देखिए क्या करती है, ये पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करती है, एक जुडिशियल बॉडी कह सकते हैं आप, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। लेकिन अपवाद इसमें क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो भी मामले आते हैं, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत जो भी मामले आते हैं, इन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार एनजीटी को नहीं है। अब अगली न्यूज़ हम देखेंगे, जोमेटो टू डिलीवर सफल फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन कैपिटल। तो जो जोमेटो हमारा डिलीवरी पार्टनर है, वो अब जो सफल मंडीज होती हैं, आप देखे होंगे जो उसमें वेजिटेबल मार्केट्स होती हैं सफल की, तो उनको भी, उनसे भी अब कांटेक्ट करके जो भी कोई डिलीवरी होगी, वेजिटेबल्स डिलीवरी भी जोमेटो करेगा, ये बताई जा रही है। रिव्यू ऑर्डिनेंसेज एंड फार्मिंग सेक्टर, अमरिंदर अजीज पीएम।
तो अभी हमने बात किया है कि जो लगभग पिछले ही हफ्ते तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये जब कोई दोनों सदन सत्र में ना हो तो लॉ मेकिंग पावर है ये जो प्रेसिडेंट को दी गई सेंटर में और गवर्नर को दी गई स्टेट में, यानी कि जो है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तत्काल आवश्यकता हो और सदन सत्र में जो है सदन सत्र में ना हो तो उस समय ऑर्डिनेंस जारी किया सकता है। 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जारी करता है और जो है 213 के तहत गवर्नर जारी करता है। तो अभी केंद्र ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो है उसमें ऑर्डिनेंस था, यानी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा एक ऑर्डिनेंस और था कि जैसे अभी तक क्या है कि किसान सबसे पहला अपना जो भी व्यापार है वो APMC मंडीज में ही सामान बेच सकता है, लेकिन अब इंडिपेंडेंटली यानी किसी को भी बेच सकता है। तो उसी के संबंध में जो अमरिंदर सिंह है वो कह रहे हैं इससे जो है किसानों का शोषण होगा, क्योंकि भाई किसी को बेच सकेंगे किसान जो है तो अच्छे से प्रॉपर प्राइस नहीं पाएंगे बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया जाए। तो ये बात हमने देखी। राजस्थान ऑफर्स टेस्टिंग फैसिलिटी टू अदर स्टेट्स। तो राजस्थान देखिए कोविड से बड़ी अच्छी तरह लड़ रहे हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से लड़ने में सक्षम है। तो राजस्थान कह रहा है कि हमारे पास 15,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है और जो है अभी हम देखिए हमारे पास लगभग 5,000 एक्स्ट्रा क्षमता है ये, तो यानी कि अगर कोई अन्य राज्य जो भी हमारे पड़ोसी राज्य वो चाहें तो मैं उनके लिए भी टेस्टिंग कर सकता हूँ, ये बात बताई जा रही है। तो बड़ा अच्छी बात है कि हमारे एक राज्य की क्षमता है काफ़ी। साइंटिस्ट आस्क्ड टू स्टडी ट्रेमर्स अराउंड ब्लो आउट वेल इन असम। तो जैसे असम में जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक गैस का कुआं था इसमें आग लगी थी, तो कुछ वहाँ के आसपास रहने वाले बताए वो कि जो आग लगने के बाद कुछ भूकंप के झटके भी महसूस हुए हैं। तो जो साइंटिस्ट उनको आदेश दिया गया है कि आप स्टडी करो कि जो इसका क्या रिलेशन है इससे जो इससे हुआ, क्या इसकी वजह से भूकंप भी आ सकता है। तो साइंटिस्ट उसमें स्टडी करने के लिए आगे देख रहे हैं। अब जो अगली हमारी न्यूज़ है ये लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है ओके टू ऑक्यूपाई मिडिल सीट इफ़ DGCA ऑर्डर इज़ फॉलोड। तो एक याचिका दायर की गई थी, जो है एयर इंडिया के एक जो है फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा था कि भाई देखो जो है एयर इंडिया का जो विमान लाया जा रहा है उसमें मिडिल सीट्स को खाली नहीं छोड़ा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो किया जा रहा है, जैसे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि देखो भाई वंदे हाईकोर्ट ने जब उससे सफाई मांगा तो एयर इंडिया ने क्या कहा रिप्लाई में, एयर इंडिया ने कहा कि चूंकि हमारे पास संसाधन सीमित है और वंदे भारत मिशन के तहत बहुत सारे भारतीयों को लाना है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे फिर तो हमें सालों लग जाएंगे, हम तो वापस नहीं ला पाएंगे। तो हाईकोर्ट ने उनकी बात समझी और कहा कि जैसे और उसके साथ गाइडलाइन भी दिया DGCA ने कि अगर मिडिल बर्थ को ऑक्यूपाई किया जाएगा मिडिल कॉलम को तो उसको प्रॉपर PPE किट दी जाएगी, उसको कवरऑल पहनाया जाएगा, मास्क दिया जाएगा और उसका फेस शील्ड दी जाएगी। तो ये अगर इतनी सुरक्षा के साथ मिडिल सीट को ऑक्यूपाई किया जाएगा तो समझ लीजिए कि जो है एक अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती है। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोई वायलेशन नहीं है, ऐसा कर सकती है, लेकिन ये केवल वंदे भारत मिशन की जो है फ्लाइट्स के लिए यूज़ है, ना कि कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। जो अंतर देश के अंदर जो कमर्शियल फ्लाइट्स होंगी उनमें ये अलाउ नहीं किया जाएगा, ये बात बताई जा रही है। NDMA टीम टू विजिट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टुमारो। तो NDMA की जो टीम है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को विजिट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चक्रवात आया था। कौन सा चक्रवात? निसर्ग चक्रवात आया था, ये महाराष्ट्र में है। इससे कितना क्षति हुई है तो क्या सपोर्ट की आवश्यकता है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए एनालाइज करने के लिए NDMA की टीम जाएगी। NDMA क्या है आपका? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। तो NDMA के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो इनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। तो इन्होंने एक टीम भेजेंगे जो सीनियर IAS ऑफिसर्स की अध्यक्षता में जाकर टीम वहाँ पे सर्वेक्षण करेगी, कितना लॉस हुआ है, सारी चीज़ें एनालाइज करेगी और रिपोर्ट देगी। तो ये हमने जाना NDMA के बारे में। ये देखिए आप मानचित्र, इसमें एक चित्र देखेंगे तो इसमें बता रहा है कि BMC एम्पावर 1-on-1 एक 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जो है लॉन्च की गई थी एम्पावर के साथ पार्टनरशिप करके। इसमें रिपोर्ट बताई जा रही है कि लगभग 69 इसमें जो लोग भी डिप्रेस्ड थे यानी जो भी लोग परेशान थे मानसिक रूप से तो उनकी हेल्पलाइन के लिए कॉल किया गया, ये हेल्पलाइन नंबर था। लगभग 69% लोग जो कॉलर थे वो मेन थे और 31% वीमेन थे और 65 मतलब ऐसे करके एनालाइज करके बताया जा रहा है। तो बता रहे कि मतलब काफ़ी लोग डिप्रेस थे इस लॉकडाउन की वजह से, सारी चीज़ों को लेके मानसिक चैलेंजेस भी काफ़ी आ रहे हैं, ये बात बताई जा रही है इसमें। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी, ये लोकल न्यूज़ है। एमिड पैंडेमिक ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ तालामंडेले गोज डिजिटल। तो जो पैंडेमिक है आप देख रहे होंगे, पैंडेमिक की वजह से जो सारी पढ़ाई का माध्यम वो डिजिटल हो गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन जाने लगी हैं। तो उसी प्रकार जैसे आप देखो जो कलाएं हैं वो भी डिजिटल हो रही हैं। तो एक जो है तालामंडेले एक कला है, विशेष प्रकार कला है, ये थिएटर डांस है। तो ये क्या है? यक्षगान एक होता है, तो यक्षगान थिएटर होता है, यक्षगान डांस होता है। ये किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। यक्षगान डांस का ही एक
प्रकार है ताला मडाले, तो इसको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही है। तो हम यहाँ पर जानेंगे आर्ट एंड कल्चर के महत्व से यक्षगान जो है किस देश का, किस राज्य का जो है डांस है, तो कर्नाटक में होता है, ये चीज़ आप जानेंगे। ये देखिए, इंडिया नेपाल शेयर क्लोज टाइज राजनाथ, तो जो रक्षा मंत्री है वो हमने बात की थी कैसे उन्होंने कहा रोटी बेटी व्यवहार का रिश्ता है भारत नेपाल का, तो वो चीज़ बताई जा रही है इसके बारे में इसमें। इंडिया चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल्स ग्रो, तो देखिए जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिप्री जिसे बोलते हैं, ये आपका आर्मामेंट से संबंधित यानी किस देश के पास कितने हथियार है, कितने हथियारों को कौन सा देश एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ये सारे आंकड़े देती है। तो इसने अभी देखिए न्यूक्लियर हथियारों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, बताया इसे, तो बताया कि जो है चाइना, इंडिया जो है और पाकिस्तान, ये सारे अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और जो जबकि यूएसए और रसिया है वो अब घटा रहे हैं, क्योंकि यूएसए रसिया के बीच में देखिए एक ट्रीटी हुई थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2010 में, जो अब फरवरी 2021 में ख़त्म होगी। लेकिन अब बहुत कम संभावना है कि ये जो यूएसए रसिया के बीच में ट्रीटी हुई थी इसको रिवाइव किया जाए। 2021 में समाप्त हो जाएगी, तो इसका मतलब इन पर बंधन नहीं रहेगा, तो न्यूक्लियर हथियारों की जो संख्या बढ़ने को देखने को मिल सकती है, तो ये चिंता जाहिर की गई है। क्योंकि देखिए आप देखें एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स ट्रीटी थी जो 2019 में ख़त्म हुई थी यूएसए और रसिया के बीच में, जिसको ख़त्म कर दिया गया, अभी इसको जारी नहीं किया गया। तो ये चीज़ देखा जाए जो ट्रीटीज़ हैं न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर हथियारों के अन्य हथियारों को रोकने के लिए, वो ट्रीटीज़ को जो है रिवाइव नहीं किया जा रहा है यूएसए रसिया के बीच में, जिससे अब देखते हैं कि न्यूक्लियर रेस हो सकती है या आर्मामेंट रेस हो सकती है। और एक चीज़ और बताई जा रही है कि जो चाइना है और पाकिस्तान है, दोनों के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार, ये सारी चीज़ बताई जा रही है। जबकि जहाँ पर हमको न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करनी चाहिए कि जो भी परमाणु हथियार उनको सबको खत्म किए जाएँ, अब देखिए क्या है, सभी लोग अपने हथियार बढ़ाते जा रहे हैं। जावड़ेकर जयराम स्पायर ओवर नोटिफिकेशन ऑन कोल, तो जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने जो है अभी हाल ही में गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा कि जो है जैसे देखिए 2016 में गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो भी कोल ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे 500 किलोमीटर से ज़्यादा, जो भी खान से जो अभी कोयले खदान होगी वहाँ से अगर 500 किलोमीटर से दूर जो है कोई भी कोयला ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो उसको वॉशिंग मैंडेटरी होगा, यानी कि कोयले को धुल के, यानी कि छोटे छोटे इससे कोयले को धुलने से क्या होता है, उसकी जो प्रदूषण करने की क्षमता होती है कम हो जाती है, यानी कम प्रदूषण होता है, तो वॉशिंग कोल कंपलसरी था। लेकिन अभी देखिए जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफ़ी ठप हो गई थी, तो यानी काफ़ी घाटा वैसे ही जा रहा था, तो जाके वॉशिंग में भी कुछ पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है, तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, जैसे आप जान रहे हैं आर्थिक स्थिति इतनी स्लो है, इसलिए अभी जो मैंडेटरी वॉशिंग थी कोल की, उसको इन्होंने रोक दिया है, मना कर दिया है कि मैंडेटरी वॉशिंग नहीं, ये वाला गाइडलाइंस को हटा दिया गया नई गाइडलाइंस के द्वारा। तो ये चीज़ बताई जा रही है इसमें, जिसमें जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में नेता हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं जयराम रमेश, उन्होंने बताया है कि क्या जो पर्यावरण प्रदूषण है ये समस्या नहीं रह गया इनके लिए, ये क्यों कर रहे हैं भाई, वॉशिंग मैंडेटरी थी, अब वॉशिंग आप मैंडेटरी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो है आप पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए बढ़ावा दे रहे हो। देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट इफ इंडियन आर्मी डजेंट एंटर और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये एक रिपोर्ट की बात की जा रही है, जो चाइना जो है उससे बात कर, चाइना की जो गामेल अब्दुल नासिर टीटो थे, वहाँ के इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उस समय के, वहाँ के चाइना के प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी, तो उस रिपोर्ट को जो है उस रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट निकाल के कहा गया है कि चाइना का क्या पॉइंट था उसमें। तो चाइना का मतलब ये था कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उनके अकॉर्डिंग उसमें अगर इंडिया एंटर ना करे तो हम जो है उस पर कोई दिक्कत नहीं हमको, ये चीज़ें हैं। तो इसमें वो काफ़ी चीज़ें बताई जा रही है, कैसे क्या रिश्ते थे, कैसे भारत चीन सीमा कभी स्पष्ट नहीं थी, तो इसको सुलझाने के लिए क्या क्या किए गए थे, तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था। फिर जो है राजीव गांधी जो है गए थे, तो वो भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सका था, लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब चाइना ट्रिप पे गए थे तो मैप्स का आदान प्रदान हुआ था, जिसमें जो है आपका इंडिया ने तिब्बत को मान्यता दी थी चीन के क्षेत्र के रूप में, और उसके बदले में चीन ने सिक्किम को भारत का क्षेत्र माना था, ये सारी चीज़ें हुई थी। और अभी देखिए जो है आपका भारत चीन सीमा विवाद फिर से ऊपर आ गया है, तो ये चीज़ देखने की बात इसमें है। अगली न्यूज़ है ICMR रिकमेंड्स यूज ऑफ फास्टर कोविड-19 टेस्टिंग किट्स, तो कोविड-19 की टेस्टिंग जो है जल्दी टेस्टिंग रिजल्ट आ सके, जैसे अभी देखिए आप जो है 1-2 दिन में आता है टेस्ट रिजल्ट, जिससे काफ़ी समस्या होती है, जल्दी आ जाएगी तो जल्दी इनको हम भर्ती कर सकेंगे, अच्छे केसों को डील कर सकेंगे। लेकिन जो है अभी जो हमारा RT-PCR टेस्ट होता है ये काफ़ी टाइम लेता है, तो कोविड-19 ने एक नया टेस्टिंग जो है ऑथेंटिसाइज किया है, सजेस्ट किया है, स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 AG एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। तो इससे क्या होगा, 30 मिनट के अंदर ही टेस्टिंग किट लगभग हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो हमारा सैंपल मुंह के बजाय नाक से लिया जाता है, ये इसमें ज़्यादा संभावना आसानी से पाने के जो है हो जाते हैं, 30 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। ICMR डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम स्टडी, अगली न्यूज़ देखिए क्या है,
एक स्टडी आई थी जिसमें कहा गया था कि नवंबर के दौरान लगभग जो है पीक केसेज यानी कि सबसे ज़्यादा केसेज संख्या आएगी। तो ये स्टडी कही गई थी, आईसीएमआर कुछ साइंटिस्ट ने इसको स्टडी के जो है जारी किया था। तो आईसीएमआर ने अभी अपने आप को इससे अलग कर लिया है कि ये पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी देखिए और एक एस्टिमेट इसमें बताया गया था कि लगभग जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च आएगा 6.2% आएगा इंडिया के टोटल जीडीपी का, जो अभी वर्तमान से कई ज़्यादा है, कहीं गुना ज़्यादा। अभी देखिए 1% से भी कम खर्च होता है इंडिया की जीडीपी का। ये थी न्यूज इससे संबंधित। अब अगली न्यूज, सीबीआई अलर्ट ऑन स्कैम्स लिंक टू कोविड-19। तो सीबीआई को अलर्ट कर दिया गया है कोविड-19 से संबंधित कोई घोटाले जो भी ना हो। तो जैसे आप कई देख रहे होंगे मेथिलेटेड सैनिटाइजर्स का भी यूज हो रहा है। सामान्यतः सैनिटाइजर की जगह पे जो स्प्रिट होती हैं, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सारी चीज़ें, मेथेनॉल का, इनका प्रयोग हो रहा है। इनको सैनिटाइजर बोल के बेचा जा रहा है। ये सारे जो है स्कैम्स ना हो, इसके लिए सीबीआई को अलर्ट कर दिया गया है। वाई सस्पेंड सेक्स टेस्ट रूल्स। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1996 में लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन रूल्स ऑफ 1996, इसको बोलते हैं पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को। इसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी जो है बच्चा अगर गर्भ में है तो वो बच्चा मेल है या फीमेल है उसकी टेस्टिंग ना हो। इससे क्या होता था, पहले लोग जो है अल्ट्रासाउंड करा के अगर वो फीमेल होती थी तो उससे जो है फर्टिसाइड कर देते थे, यानी उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था, क्योंकि लोग मेल चाइल्ड ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इससे बहुत जो है बहुत समस्या होती थी। लगभग 0.46 मिलियन यानी कि लगभग 4.5 लाख लड़कियाँ प्रतिवर्ष इस वजह से मारी गई हैं 2001 से 2012 के दौरान। इसको रोकने के लिए ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी जो है पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत ये नियम है, अगर कोई भी सेक्स टेस्टिंग कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन अभी क्या किया गया है, जो गाइडलाइन है उसमें उस रूल्स को, जो ये रूल है इसको रिलैक्स कर दिया गया है कि कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो इससे क्या होगा, बता रहे हैं कि इससे तो ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज होगा। लोग फिर जो है अगर उसका सेक्स टेस्ट कराएंगे, अगर वो फीमेल निकलेगी तो उसको फर्टिसाइड भी जो है ज़्यादा बढ़ेंगे, महिला जो लड़कियाँ हैं वो गर्भ में ही मार दी जाएंगी। तो इससे काफ़ी समस्या की बात है जो ये क्यों किया गया है चीज़ें। अच्छा, क्यों किया गया है ये देखिए। तो जैसे जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको रोकने के लिए चीज़ें ये भी हो सकती है, या फिर जो है जैसे इसको लिमिट किया गया है। तो क्या किया गया है इस चीज़ को जो है हम देखेंगे इससे क्या क्या नुकसान है। तो फीमेल फर्टिसाइड की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। वन धन योजना हेल्प्स ट्राइबल बीट ऑड्स। तो वन धन योजना से जो ट्राइबल लोग उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। कैसे मिल रही है हम देखेंगे। वन धन योजना क्या है, वन धन योजना एक है कि जैसे जो भी ट्राइबल लोग हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो भी जैसे माइनर प्रोड्यूस का मतलब शहद जो निकलती है वहाँ से, या फिर वहाँ के जो झाड़ू कुछ से झाड़ू बनाते हैं, यानी जो भी फॉरेस्ट से जंगल क्षेत्रों से जो भी प्रोड्यूस है छोटे मोटे, उनको बेच के जो है उनको एक जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाता है और उनको कला सिखाई जाती है कैसे उसका यूज किया जाए, और ताकि उससे वो कुछ पैसे कमा सकें। इसकी नोडल एजेंसी है ट्राइफेड। तो इसके माध्यम से काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, जैसे शहद निकालना, शहद का जो है वो चीज़ हो गया, और तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाना, ये सारी चीज़ें माइनर प्रोड्यूस के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि जो झाड़ू बनाने के लिए घास प्रयोग होती थी वो 7 रुपये प्रति किलोग्राम पहले यूज होती थी, लेकिन वन धन योजना लागू होने के बाद जो है ट्राइफेड की मदद से अभी क्या है 60 रुपये जो है मतलब 30 रुपये प्रति किलोग्राम से ज़्यादा तक भी बेच लेते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ये चीज़ बताई गई है। NCW रिकॉर्ड्स स्पाइक इन डोमेस्टिक वायलेंस एमिड लॉकडाउन। तो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो है उसने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जबकि जो है हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा है कि ये केवल डरावने आंकड़े हैं, ऐसा जबकि कुछ नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज पुट्स चिल्ड्रन एट रिस्क एक्टिविस्ट। तो जो अभी देखिए 11 राज्यों में लगभग जो हमारा श्रम कानून है उनको ढीला किया गया है, उनको शिथिल किया गया है। तो इससे क्या है, इससे समस्या क्या होगी कि जो रिवर्स माइग्रेशन है, इस शहर से गांव की तरफ लोग आ रहे हैं और स्कूल सारे बंद हैं बच्चे, तो यानी कि आय के स्रोत, परिवार के आय का स्रोत भी सीमित हो गया है, या कह लीजिए कि बंद हो गया है, और बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो परिवार वाले बच्चों को फोर्स करेंगे कि भाई जाके कुछ रोजगार मनरेगा में, कहीं भी भट्टे पे, ईंट पे, कहीं भी जाके आप काम करके 4 पैसे कमाओ। तो ये बताया जा रहा है कि जो चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन हैं, इनको काफ़ी समस्या की बात है, चीज़ बताई जा रही है। और इसमें एक NGO का भी नाम यूज हुआ है, क्राई का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। तो ये NGO भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाल अधिकारों के संबंध में काम करती है। आप एक एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हैं आंसर्स में अपने। अब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ।
यूरोप रीओपन्स बॉर्डर वाइल चाइना कैरीज आउट मास टेस्टिंग। तो जैसे कि जो यूरोप में देखिए अब जो है जैसे स्पेन इटली इन सब में उस समय काफ़ी केसेज आ रहे थे, अब यहाँ पर काफ़ी कम केसेज आ रहे हैं। तो बेल्जियम फ्रांस जर्मनी ने सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंटर बॉर्डर ट्रेवल पे, एक देश से दूसरे ट्रेवल पे, उसको हटा ली है। लेकिन बीजिंग में जहाँ का देखिए नई वेव देख रही है, यानी कि नए केसेज आने सामने हुए, तो जो है बीजिंग मास टेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहा है, ये चीज़ है। वॉचडॉग हेल्स वाइट हाउस स्क्राइब्स। तो जो है रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स एक वॉचडॉग एजेंसी है जो आपका जो है कितना फ्रीडम वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करती है, यानी कि प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है उसके संबंध में जानकारी देती है। तो इसने व्हाइट हाउस के जो रिपोर्टिंग करते हैं उनकी काफ़ी तारीफ की है, कैसे वो कोविड-19 से रिलेटेड सच्चे आंकड़े सामने ला रहे हैं पब्लिक के सामने। जॉनसन अनाउंसेस रिव्यू इनटू इनइक्वालिटी। तो जो बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने कहा है कि जो भी असमानताएं हैं हमारे देश में उसको हम रिव्यू करेंगे, यानी कि जो गोरे कालों का भेद ऐसी चीज़ें ना हो। आप देख रहे होंगे कैसे आपका ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है, तो उसी के देखते हुए कदम उठाया गया है, कोई भेदभाव ना हो। IAEA बिगिंस मीट ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो देखिए ये न्यूज़ क्यों है हम समझेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है IAEA। ये एक यूनाइटेड नेशन डेलीगेटेड बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ने इसको अधिकार दिया है कि जो भी आप न्यूक्लियर संबंधी मामले चल रहे हैं, जैसे कोई देश है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, तो उसका वो न्यूक्लियर हथियारों के तहत प्रोग्राम नहीं चला रहा है, या फिर किसी न्यूक्लियर हथियार के गलत उद्देश्य से प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है, या फिर न्यूक्लियर हथियार किसी जो है आतंकवादी संगठन के पास नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ों गतिविधियों को रोकथाम या देखभाल करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो अभी क्या हुआ है, ईरान, देखिए ईरान भी न्यूक्लियर जो है यूज कर रहा था, लेकिन क्या हुआ था, एक पैक्ट हुआ था जो है JCPOA जिसे बोलते हैं, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये किसके मध्य हुआ था, USA P5 यानी कि जो परमानेंट कंट्री है सिक्योरिटी काउंसिल की, और जर्मनी, और किसके साथ, ईरान के साथ, जिसके तहत ये यूज हुआ था कि भाई हम आप पे सैंक्शंस हटाएंगे और उसके बदले में आप जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को केवल सिविल यूज के लिए करेंगे, यानी विद्युत उत्पादन या फिर अन्य इन सब चीज़ों मेडिकल के लिए यूज करेंगे, लेकिन कोई मिलिट्री यूज के लिए नहीं करेंगे। तो लेकिन जैसे कि जान रहे होंगे अब जो है USA उस पैक्ट से बाहर आ चुका है, ईरान न्यूक्लियर पैक्ट से। तो अभी ईरान ने कहा है जब USA बाहर चला गया है, हमारे ऊपर फिक्स सैंक्शन लगा दिए गए हैं, तो हम क्यों इनसे बात को माने। तो अब वो जो है IAEA को अलाउ नहीं कर रहा है कि आप जाके चेक करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, और कह रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाएंगे और मिलिट्री यूज के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब IAEA ने कहा है काफ़ी चिंता की बात है, यानी कि अगर भाई ईरान उसको मिलिट्री यूज के लिए करेगा तो वो न्यूक्लियर स्टेट हो जाएगा, जो कि उचित नहीं होगा देश के लिए। यानी कि अगर विश्व में ज़्यादा न्यूक्लियर स्टेट्स बढ़ते जाएंगे तो जब अगर कभी भी युद्ध होता है, और आप देख ही रहे हैं कैसे ईरान और US के बीच में टेंशन्स हैं, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो काफ़ी समझ लीजिए खतरा हो सकता है विश्व के लिए। इसलिए IAEA की मीटिंग अभी जो है रखी गई है। US ग्रिप्ड बाई डीप इंटरनेशनल क्राइसिस सेज व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि US जो है कोविड-19 की वजह से काफ़ी गंभीर स्थितियों में है, और उसके साथ ही अन्य चैलेंजेस भी, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सारी चीज़ें बताई जा रही है। और ये तो कहेंगे ही क्योंकि रूस के हैं, और रूस और अमेरिका में टेंशन्स रहते हैं, आप देखते ही होंगे। अब हम देखेंगे आर्थिक जगत से जो भी न्यूज़ हैं। पाइपलाइन टैरिफ पॉलिसी कमिंग टू रेज शेयर ऑफ गैस इन एनर्जी बास्केट। तो जो है देखिए अभी जो गैस होती है हमारी, ये जैसे सामान्यतः पहले टैंकरों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो टैंकर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके बजाय अब गैस पाइपलाइन डेवलप की जा रही है पूरे देश में, यानी पूरी पाइपलाइन बिछा दी गई, उस पाइपलाइन के माध्यम से गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो अभी क्या कहता है, अभी लगभग 6 एजेंसी, 6 अलग अलग जो है 7 अलग अलग एजेंसी पाइपलाइन ऑपरेटर्स के माध्यम से किया जाता है। तो जो 7 अलग अलग पाइपलाइन ऑपरेटर्स है वो अपना अलग अलग दाम लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ से गैस जा रही है तो नज़दीक वाला जो है, जो नज़दीक है उसको महंगा जो है चार्ज पे करना पड़ रहा है, बल्कि जो दूर वाला है उसको सस्ता पे करना पड़ रहा है। तो ये तो विपरीत बात हो गई ना। तो इसके लिए ऐसा ना हो, अब जो एक पॉलिसी लाने वाली है गवर्नमेंट की, यानी कि सभी जगह समान रेट पे पाइपलाइन में ट्रांसफर चार्ज होगा, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा समान होगा। इससे क्या होगा, गैस जो है, गैस यूज कर लिए बूस्ट एनर्जी, गैस को हम नेचुरल गैस को ज़्यादा यूज करेंगे। नेचुरल गैस को क्यों बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये प्राकृतिक है और ये कम प्रदूषणकारी है। वर्तमान में जो भी हमारी ऊर्जा है उसका 6.2% केवल नेचुरल गैस से पूर्त होती है, जबकि लक्ष्य है कि 15% तक 2030 तक 15% हम यूज करें नेचुरल गैस अपनी ऊर्जा का। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है पाइपलाइन टैरिफ पॉलिसी के बारे में।
अगली न्यूज है, मोस्ट फर्म सी नीड टू अपडेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो विप्रो लिमिटेड द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें बताया कि जो भी बहुत ज़्यादातर फर्म जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करने की बात कर रही हैं। उदाहरण हम लेंगे, समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक विद्यालय है, विद्यालय सामान्यतः अभी ऑफलाइन मोड में चलता था, तो बच्चे जाते थे, टीचर पढ़ाते थे। लेकिन अब क्या है, अब लॉकडाउन है तो उनको लैपटॉप चाहिए होगा, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी, अच्छी लाइटिंग चाहिए होगी और प्रोजेक्टर चाहिए होंगे और भी टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होंगे। तो यानी कि नई टेक्नोलॉजीज़ को उनको अडाप्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ सर्वे में बताई जा रही है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादातर फर्म जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर को अडाप्ट करने की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स फॉल 36% इनमें ट्रेड डेफिसिट नैरोज। तो हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, 36% तक गिरा है और 36% तक गिर के $19 बिलियन तक रह गया है। और इम्पोर्ट्स भी हमारा कम हुआ है लगभग 51% तक, और इम्पोर्ट रह गया है $22.2 बिलियन तक। हालांकि अच्छी खबर ये है कि जो हमारा डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है वो कम हो गया और केवल $3.15 बिलियन का ही ट्रेड डेफिसिट रह गया है, जबकि इसी वक्त पिछले वर्ष $15 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। तो ये चीज़ बताई जा रही है इससे संबंधित न्यूज़ में। तो ये हमने देखा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं, निम्न में से कौन सा परमाणु संपन्न देश है? यूएसए, रूस, भारत, चीन। 1 व 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 उपर्युक्त सभी। वंदन योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, नाबार्ड उपर्युक्त सभी। IAEA का क्या कार्य है? परमाणु ऊर्जा का नियंत्रण, विद्युत ऊर्जा का नियंत्रण, ओलंपिक खेलों का आयोजन, विश्व स्वास्थ्य के लिए कार्य, विश्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।